इकोनॉमिक्स में ग्राफ इकोनॉमिक्स की जान है। अगर आप इकोनॉमिक्स में ग्राफ को हटा दो, इकोनॉमिक्स बचेगा ही नहीं। तो बोर्ड एग्जाम में अगर मार्क्स अचीव करना है, स्कोर करना है, तो आपको ग्राफ पढ़ने होंगे। क्वेश्चन में ग्राफ पूछा जाए, बेसिकली तो डायरेक्टली ये नहीं कहा है ग्राफ बनाइए। क्वेश्चन आता है कि जैसे आगे उत्पादन संभावना वक्र का सचित्र वर्णन करो, तो चित्र बनाएंगे। नहीं भी आता है तो आपको पूछा कि उत्पादन संभावना वक्र का वर्णन कीजिए, तो ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाने से आपका जो प्रेजेंटेशन ऑन द पेपर होता है ना, वह बहुत अच्छा होता है। जो चेक करने वाला सामने बैठता है वो इम्प्रेस होता है और आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करता है, मैक्सिमम देने का। मान लो 3 मार्क्स अलाउड है और आप कुछ गलत भी कर रहे हो तो 3 में से वो 2, 2.5 या 3 भी दे सकता है। तो ग्राफ का पोर्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूरे इकोनॉमिक्स को बात करेंगे, चाहे हम जो है माइक्रो की बात करते हैं, मैक्रो की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जहां पर आपको ग्राफ मिलेगा ही मिलेगा। अगर उस टॉपिक में उस ग्राफ को बनाते एग्जाम में, तो आपके जो प्रेजेंटेशन ऑन द पेपर है वो कहने का बहुत लाजवाब होता है। तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं व्यष्टि अर्थशास्त्र के सारे ग्राफ्स को। हर एक टॉपिक, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ को कैसे बनाया जाता है, किस टॉपिक के ग्राफ को किस तरह से बनाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र का 1 शॉट ग्राफिकल वीडियो है, जहां पर मैं एक ही वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र के सारे ग्राफ्स को इंक्लूड करूंगा। कोई एक ग्राफ आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनाएं, तो मुझे मेंशन जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर ये वाला टॉपिक, ये वाला ग्राफ आपने कैसे बनाया, जरूर बताइएगा। तो मैं इसको एक्सप्लेनेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपको पर्सनली जरूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं ग्राफ सीरीज की कि कैसे ग्राफ बनते हैं, क्योंकि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का है, कुछ ग्राफ समष्टि अर्थशास्त्र में भी है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से ग्राफ है। जब सब ग्राफ की बात करते हैं, नॉर्मली ग्राफ और डायग्राम हम बात करें एक ही तरह के होते हैं। इकोनॉमिक्स में जो ग्राफ होता है बेसिकली जो लाइनियर ग्राफ होता है, लाइक दिस, ये लाइन टाइप में होता है, सिंगल लाइन में होता है। यहाँ पर जैसे बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट होता है, ऐसा नहीं होता है, सिंपल ग्राफ होते हैं। तो ग्राफ की शुरुआत होती है उत्पादन संभावना वक्र से। आपसे पूछा गया है उत्पादन संभावना वक्र क्या है, तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाना कंपलसरी होता है। सबसे पहले तो आपको उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ पता होना चाहिए कि यह एक ऐसा वक्र होता है जहां पर 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित किया जाता है, जहां पर वो दिए गए संसाधनों या उपलब्ध तकनीक के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन कर सके। क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के उत्पादन को दर्शाता है, तो ऐसे में यहां पर हम 2 वस्तुओं को लेंगे, गेहूं और कोई भी 2 वस्तु, चाहे ए बी लेंगे, एक्स वाई लेंगे, उन 2 वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न संयोगों को शो करना है। और संयोग ऐसा बनेगा कि एक की मात्रा में अगर वृद्धि होती है, एक की मात्रा में अगर वृद्धि हो रही है तो दूसरी की मात्रा में कमी होगी। तो ऐसे में जो भी संयोग बनेगा, उन्हीं सभी संयोगों को, जैसे ए पर बनेगा 0 पर है गेहूं और मशीन है 30 पर, तो ये हो गया 0 और ये हो गया इसका 30, फिर हो गया 1 28, इसका 1 हुआ और इसका 28 हुआ। इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे जो पॉइंट होता है आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद सभी डॉट को आपस में जोड़ना है इस तरह से, और आपके सामने एक ग्राफ बन के तैयार होगा। तो उत्पादन संभावना वक्र हमेशा इस तरह से होता है कि गोलाकार आकृति ले लेता है और मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, नतोदर होता है, झुका हुआ होता है। ये उत्पादन संभावना वक्र का ग्राफ हुआ, ध्यान में रखना। और ये ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर हमेशा कोई भी एक पॉइंट 0 होता है। जैसे ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा लास्ट में, अगर इसको और बढ़ाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र ऐसे बनता है, इस ध्यान में रखना। कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है अवसर लागत का। अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत बताता है कि अगर किसी उपलब्ध एक वस्तु की जगह पर किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन या उपभोग करेंगे, तो पहली वस्तु की उत्पादन की मात्रा कमी करनी पड़ेगी। तो एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए दूसरी की मात्रा में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो एक की वृद्धि के लिए दूसरे में जो भी कमी करते हैं, तो उस कमी करने की दर को हम बोलते हैं अवसर लागत, त्याग की मात्रा। तो ये अवसर लागत भी 2 वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा को संयोग को दर्शाता है। तो यहां पर भी जो वक्र बनेगा वो है उत्पादन संभावना वक्र। क्या बनेगा, उत्पादन संभावना वक्र, जो ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से गिरता हुआ होता है, क्योंकि 2 वस्तुओं में नेगेटिव रिलेशन होता है। एक बढ़ता है
तो दूसरा घटता हुआ चला जाता है। ठीक, ये है अफसल लागत का भी चित्र। यहाँ पर अफसल लागत होता है, वो ये वाला पॉइंट होता है बीच में। ठीक है, ये शो कर रहा है। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताते चलिएगा मुझे। नेक्स्ट है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या है? किसी भी वस्तु की उपभोग की जितनी भी इकाइयां हैं, सभी इकाइयों का उपभोग करेंगे तो उससे मिलने वाली उपभोग की इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता का जो योग होता है उसको कुल उपयोगिता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया हमारा उपभोग की इकाइयाँ और ये होगी कुल उपयोगिता। जैसे जैसे उपभोग की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, उपयोगिता भी हमारी कुल उपयोगिता भी बढ़ती चली जाती है। जैसे ये हो गया 10, 10 से हो गया 20, 20 से हो गया आपका 35, 35 से हो गया 50। ठीक है, इस तरह से। तो एक समय आ जाएगा कि कुल उपयोगिता हमारी बढ़ती हुई चली जाती है टॉप पर, उसके बाद ये एक टाइम की जाकर स्थिर हो जाती है, फिर धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो ये कुल उपयोगिता वक्र हमेशा ध्यान रखना। मैं दोबारा बना के देखूंगा कि ये 0 से स्टार्ट होकर ऊपर की ओर एक समय जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे हमारा कम होना शुरू होगा। ये हो गया हमारा कुल उपयोगिता वक्र। ठीक है, उल्टा यू आकार का होता है, पहले बढ़ता है फिर कम होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से एक बनता है सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज टीयू। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में जो भी वृद्धि होती है उसे एक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। पहले हमने 1 यूनिट का प्रयोग किया, कुल उपयोगिता मिली हमें कितनी? 10। फिर हमने 2 वस्तु का उपयोग किया, हमें कुल उपयोगिता कितनी मिली? 18। तो यहाँ पर जो एमयू होता है, पहले का कितना हुआ? 10, तो दूसरे का कितना हुआ? केवल 8। इसी प्रकार से अगर तीसरे का उपयोग करते हैं तो हमें उपयोगिता मिलती है कितनी? 24, यानी कितना हो गया एमयू? 6। इस प्रकार से जो एमयू होता है, क्या होता है? एमयू यानी कि सीमांत उपयोगिता, पहले ये हमारा हो सकता है एक बार बढ़े, फिर ये कम होता है, फिर 0 होता है, 0 होने के बाद फिर ये माइनस में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, लाइक दिस। ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये नीचे एक्स एक्सिस से नीचे आता है, इसका मतलब ये ऋणात्मक होता है। क्योंकि किसी भी वस्तु की लगातार इकाइयों का प्रयोग करेंगे तो एक समय के बाद उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, और ऋणात्मक का पोजीशन है, ये हमारा मूल बिंदु होता है। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु से नीचे बनाएंगे तो ये ऋणात्मक सीरीज होगा, नीचे वाला चला गया, और कुल सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो सकता है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगा तो उसी टाइम जो कुल उपयोगिता है वो गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जब हम बात करते हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध, तो दोनों के संबंध की बात करते हैं तो पहला संबंध ये होता है कि अगर टीयू बढ़ता है, यानी कि कुल उपयोगिता बढ़ता है, तो उस समय एमयू कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होगा, लाइक दिस। देखिए, ये हमारा जो एमयू है सीमांत उपयोगिता, ये हमारा धनात्मक है, ये वाला भले ही कम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव में है, तो उस समय हमारा कुल उपयोगिता बढ़ता हुआ है। जैसे ही हमारा सीमांत उपयोगिता कैसा हो गया? जब हमारा टीयू क्या हो? स्थिर होता है, उस समय हमारा एमयू कैसा हो जाता है? 0 हो जाता है। कैसा होता है? 0। और जब हमारा एमयू किस में आ जाता है? 0। इसका मतलब होता है ये स्थिर तब होता है जब टीयू हमारा किस में होता है? मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। कैसा होता है? अधिकतम बिंदु पर होता है। ठीक है, देखिए ये अधिकतम में सबसे ज्यादा है। इस टाइम हमारा टीयू भी ये 0 पे है और टीयू हमारा मैक्सिमम है। ठीक है, जैसे ही हमारा टीयू कम होता है, इसका मतलब होता है एमयू यानी कि सीमांत उपयोगिता हमारी क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है, माइनस में हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये माइनस में है, तो उसी टाइम टीयू हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसके बीच संबंध है, उस संबंधों को इसी ग्राफ के थ्रू दर्शाते हैं। आप चाहते हैं तो इसी ग्राफ को आप सिंगल ग्राफ में भी बना के दिखा सकते हैं। कैसे? इस तरह से। ठीक है, कैसे? ये हमारा टीयू है, पहले बढ़ रहा है, एक समय स्थिर हो गया, फिर घट गया। ये हो गया हमारा कुल उपयोगिता। जब ये कुल उपयोगिता सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर इसको मैक्सिमम पॉइंट लगा के रखिए, ये अधिकतम बिंदु, इसी को डॉट डॉट करके नीचे लेके आइए। यहाँ पर ये वाला बिंदु हो गया, इसी बिंदु पर हमारा क्या बनिए? नेक्स्ट बनाइए सीमांत उपयोगिता, ये एमयू। ठीक है, तो ऐसे में कितनी स्थितियां होगी? 3, 1, 2 और 3 स्थितियां हो गई यहाँ पर। तो इस तरह से हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता ग्राफ एक ही में बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उदासीनता वक्र और तटस्थता वक्र। इसी को एक और नाम से जाना जाता है अनाधिमान वक्र। अनाधिमान
वक्र जिसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। उदासीनता वक्र एक ऐसा वक्र होता है जहां पर दो वस्तुओं के सभी संयोगों को दर्शाते हैं, जहां पर सभी संयोगों पर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए इसको सम संतुष्टि वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर किसी भी वस्तु का उपभोग बढ़ने पर दूसरे की मात्रा में कमी होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है किसी भी वस्तु का उत्पादन क्या नहीं करना है, यानी उपभोग क्या नहीं करना, उपभोग जीरो नहीं करना है, शून्य नहीं करना है। ऐसे में ये जो वक्र बनेगा, जब शून्य होगा नहीं तो ऊपर से नीचे गिरता हुआ तो होता है, लेकिन गिर के उल्टी दिशा में भागता हुआ होता है। ये कभी भी किसी भी एक्स को, ना ही एक्स ना ही वाई, किसी भी अक्ष को छूता हुआ नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, ये है हमारा मूल बिंदु और ये ऊपर से नीचे गिरेगा, कुछ इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा इंडिफरेंस कर्व, यानी कि उदासीनता वक्र। समझ में आ गया, क्लियर ना? यहाँ पर कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। और दूसरी बात यह, ये कभी भी ना ही वाई को छुएगा ना ही एक्स को छुएगा। और एक ही उपभोक्ता के जितने भी उदासीनता वक्र बनाएंगे, मान लो एक ही उपभोक्ता, एक बन गया, दो बन गया, तीन बन गया, ये भले ही एक जैसा ना हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है कोई भी वक्र बना लो लाइक दिस, ये कभी भी एक दूसरे को काटता हुआ नहीं होगा। उदासीनता वक्र जितना ऊपर बनता है उससे मिलने वाली संतुष्टि भी उतनी ज्यादा होती है। तो उदासीनता वक्र हमेशा इस प्रकार से बनेगा, ध्यान रखिएगा, किसी भी एक्स को कभी छूना नहीं यहां पर, और मूल बिंदु से उल्टी दिशा में ये भागता हुआ नजर आना चाहिए। नेक्स्ट है कीमत रेखा और बजट रेखा। कीमत रेखा, बजट रेखा मतलब उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत के आधार पर बनने वाले संयोगों को दर्शाने वाला वक्र होता है, जहां पर कीमत रेखा बनाने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है, x1 q1 प्लस x2 q2। मतलब एक वस्तु की कीमत, उसकी मात्रा, दूसरी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच का संयोजन होता है, और हर एक संयोजन को बनाते हुए जो वक्र तैयार किया जाता है उस वक्र को हम क्या बोलते हैं, कीमत रेखा। और ये वक्र हमेशा बिल्कुल एक कैसी बनेगी, सीधी रेखा बनेगी। मतलब ये हो गया हमारा y एक्सिस या y वस्तु, यहाँ पर x वस्तु, और दोनों की कीमत और उपभोक्ता की आय पर बनाएंगे तो ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ बिल्कुल सीधी लाइन बनेगा, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि उस पर व्यय करने वाली उपभोक्ता की आय एक समान होती है हमेशा। और ये जो वक्र होता है इसमें परिवर्तन होता है दो तरीके से, या तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो या फिर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो। मान लो उपभोक्ता की आय पहले 20 रुपए थी तो बजट रेखा यहां बन रही थी, और उपभोक्ता की आय बढ़ के कितनी होगी, 40 रुपए, तो 40 रुपए अब ज्यादा खर्च करेगा तो जो बजट रेखा है वो नीचे से ऊपर की ओर खिसक जाएगा। अगर केवल एक ही वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, ठीक है, ये हमारा बजट रेखा पुराना वाला ए बी, मान लो ये वस्तु वाई है और ये वस्तु एक्स है। वस्तु x की कीमत में क्या हो गई, कमी हो गई, तो वस्तु x की मात्रा वो ज़्यादा खरीद सकता है, यानी कि यहाँ पर B1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वक्र ऐसा बनेगा। और अगर वस्तु y की कीमत में कमी हो गई तो वो क्या बनेगा, नया वक्र है, ये बनाएगा कहाँ पर, ये वाला बनेगा इस तरह से। तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी वस्तु की कीमत रेखा में परिवर्तन होता है और कुछ इस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट है मांग तथा मांग वक्र। मांग क्या है, किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ताओं के द्वारा उसकी मांगी जाने वाली मात्रा को मांग कहते हैं। वस्तु की कीमत है, उस पर कितना आप खरीदना चाहते हो, उस क्वांटिटी को मांग कहते हैं। वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब होता है वस्तु की कीमत में अगर कमी होती है तो वस्तु की मांग की मात्रा में भी कमी हो जाएगी, मांग की मात्रा में भी कमी हो जाएगी, क्योंकि दोनों में ऋणात्मक संबंध होता है। मतलब वस्तु की कीमत 2 है तो मांगी जा रही है 10 यूनिट, वस्तु की कीमत बढ़ के 4 हो गई, सॉरी 100 यूनिट, वस्तु की कीमत बढ़ के 4 हो गई, मांगी जाएगी 80 यूनिट। वस्तु की कीमत बढ़ के 6 हो गई, मांगी जाएगी 60 यूनिट। वस्तु की कीमत बढ़ के 8 हो गई, मांगी जाएगी 40 यूनिट। मतलब कीमत के बढ़ने से वस्तु की मांग की मात्रा में कमी हो जाएगी। दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। तो कीमत में और मात्रा में विपरीत संबंध होने के कारण यहां पर जो
मांग वक्र है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इस तरह से कैसा बनेगा, ये है मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ, जहां पर वस्तु की कीमत यह है तो मांग की मात्रा यहां पर है, कीमत में वृद्धि हो गई तो मांग की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। इसलिए ये वक्र हमेशा उल्टा बनता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, ध्यान में रखना हमेशा। अब मांग में परिवर्तन भी होता है, मांग में परिवर्तन ले, मांग के दो प्रकार होते हैं, बाजार मांग और व्यक्तिगत मांग। व्यक्तिगत मांग तो मतलब एक व्यक्ति की मांग, लेकिन बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ताओं की मांगों का योग कर देंगे। जैसे बाजार में दो उपभोक्ता है एक्स और वाई, दोनों की मांगों को जोड़ देंगे तो बनेगा बाजार मांग। तो बाजार मांग जब बनाएंगे तो यहाँ पर कीमत तो वही है 10, 8, 6, 4, 2। देखिए मांग वक्र बनाने का तरीका, यहाँ पर वस्तु की कीमत को दर्शाएंगे, ये जगह 2, 4, 6, 8 और ये हो गया कितना 10। यहाँ पर मांग की मात्रा को दर्शाएंगे, कितना दे रखा है 15, 30, 45, 60, 75। तो यहाँ ले लेंगे 15, 30, 45, 60 और ये हो गया 75। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पर दिखाएंगे मांग की मात्रा को। तो बनाएंगे कैसे वक्र, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले वस्तु की कीमत कितनी है 10 और मांगी जा रही है कितनी मात्रा 15। वस्तु की कीमत 10 ही है, 15 यहाँ पर है, दोनों के कोऑर्डिनेट को आपस में मिलाइए, ये हो गया 15 और ये 10, दोनों किस बिंदु पर मिल रहा है, ये वाला बिंदु, ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, दूसरा है वस्तु की कीमत है 8 और मांगी जा रही है 30 यूनिट, ये हो गया 8, इसको आगे बढ़ाइए, और ये हो गया 30, इसको आगे बढ़ाइए। फिर हो गया 6, 45, फिर हो गया 4, 60, फिर हो गया 2 और 75। ये सारे बिंदु हो गए। आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, जितने भी बिंदु बनाया उसको आपस में मिला दीजिए। ये हो गया कुछ इस तरह से, सभी बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, एक सीधी रेखा में बनेगी। तो ये जो रेखा बनी ये, इसी को बोलेंगे हम क्या चीज़, मांग वक्र। कौन सा मांग था, बाजार, तो ये बन जाएगा हमारा बाजार मांग वक्र, मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, ये होता है वक्र बनाने का तरीका। नेक्स्ट है मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, या तो मांग वक्र वही रहता है, उस पर संचलन होता है, या मांग वक्र अपनी जगह से क्या होता है, खिसक जाता है। मांग में संचलन होता है जब वस्तु की क्या हो, कीमत में परिवर्तन हो, क्या हो, कीमत में परिवर्तन हो, और अन्य साधनों में, अन्य किसी भी प्रकार के कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन मांग के वक्र के खिसकाव में तब परिवर्तन होता है जब कीमत स्थिर रहे, क्या रहे, कीमत स्थिर रहे और अन्य कारकों में परिवर्तन हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मांग वक्र का संचलन। कीमत में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, कीमत में कमी और कीमत में वृद्धि। इस स्थिति में अन्य कारक स्थिर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब मांग वक्र का संचलन होता है तो एक होता है मांग का विस्तार और एक होता है मांग का संकुचन। मांग का विस्तार तब होता है जब वस्तु की कीमत में कमी हो, वस्तु की कीमत में क्या हो, कमी हो, मतलब अन्य कारक स्थिर रहे। अन्य कारक क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होने चाहिए, रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मौसम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और मांग में संकुचन तब होता है जब वस्तु की कीमत में क्या हो, वृद्धि हो। ठीक है, जब मांग का विस्तार, कीमत में कमी होती है, मतलब समझिए वस्तु की कीमत पहले 10 रुपए तो मांगी जा रही है 30 यूनिट, वस्तु की कीमत कम होगी, कितनी होगी 5, तो मांगी जा रही है 45 यूनिट। यानी कि यहाँ पर कीमत में कमी करने से वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि हो गई। तो ये है वस्तु की कीमत, मांग की मात्रा। तो ये जो पहले की कीमत थी, पहले से कीमत कम होने से मांग वक्र अपनी जगह पर है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर क्या हो गया, संचलित हो गया। तो इससे ये कीमत मात्रा में वृद्धि हो गई, मांग वक्र एक ही होगा। इस स्थिति को बोलते हैं मांग पर संचलन। लेकिन अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, मतलब वस्तु की कीमत पहले 16 रुपए थी, 12 रुपए थी, 12 रुपए से कितना हो गया 16 रुपए, तो ऐसे में जो मांग की मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, 60 से, पहले थी 80 यूनिट, अब कितनी हो जाएगी 60 यूनिट। ठीक है, कम। तो इस स्थिति में
60 मतलब यहाँ पर, यहाँ से हो गया 60, तो वक्र कहाँ बनेगा, ये से ऊपर की ओर संचलित हो रहा है, इसको बोलते हैं मांग का संकुचन। दूसरी स्थिति होती है मांग का खिसकाव। ये तब होता है जब वस्तु की कीमत स्थिर हो, कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो, लेकिन अन्य कारकों में परिवर्तन हो। कैसा हो, अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण। जब अन्य कारक में परिवर्तन होता है, जब पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होता है, तो उपभोक्ता की आय में कमी हो गई। क्या हो गई, आय में कमी। तो कम इनकम पर तो मांग कमी करेगा ना। पहले मांग वक्र यहाँ था, वस्तु उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो मांग क्या कर रहा है, कम कर रहा है, लेकिन वस्तु की कीमत अपनी जगह पर है, कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में मांग वक्र ऊपर से नीचे के कहाँ आ गया, नीचे। देखिए पहले यहाँ था, अब कीमत बढ़ी है तो ये बढ़ गया। तो इस स्थिति को बोलते हैं मांग में कमी का होना। जबकि मांग में वृद्धि कब होता है, मांग में वृद्धि का मतलब होता है ये है वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई, या फिर ये दूसरे मौसम परिवर्तन होगा, कोई भी कारण होता है। तो पहले मांग वक्र यहाँ बन रहा था, अब मांग वक्र कहाँ बन रहा है, इससे आगे मात्रा में वृद्धि हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं मांग में वृद्धि। तो ये दो कारक होते हैं यहाँ पर मांग में परिवर्तन के, और उसी आधार पर आपको ग्राफ भी बनाना होता है। फिर होता है उत्पादन। उत्पादन की 3 स्थितियां हैं, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। जब कुल उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों के वृद्धि से उत्पादन में जो वृद्धि होती है, कुल उत्पादन जो जितनी भी मात्रा होती है उसके कुल उत्पादन। तो साधनों की मात्रा में वृद्धि करने से उत्पादन की मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि होती है, और ये वृद्धि पहले तेज होती है, फिर तेज होने के बाद फिर एक कम हो जाती है, फिर धीरे नीचे की ओर गिरने लगती है। यानी कि कुल उत्पादन वक्र पहले ऊपर की ओर बढ़ेगा, फिर स्थिर हो गया, फिर एक टाइम आगे वो नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, लाइक दिस। इसी के साथ होता है औसत उत्पादन। कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधनों से भाग करने के बाद जो प्राप्त होता है वो होता है औसत उत्पादन। औसत उत्पादन पहले बढ़ता है, ये ग्रीन वाला औसत उत्पादन है, फिर क्योंकि उत्पादन की वृद्धि की मात्रा में कमी होती है, इसलिए औसत उत्पादन में भी एक समय बढ़ने के बाद धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है, और सीमांत उत्पादन भी एक टाइम बढ़ता हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये कम होना शुरू होता है, एक टाइम के बाद ये माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों ही पहले बढ़ेगा, ठीक है, लाइक, फिर जाके ये धीरे धीरे कम होगा। औसत उत्पादन तो कभी माइनस में नहीं जाता है, लेकिन सीमांत उत्पादन हमारा माइनस में जा सकता है। इस प्रकार से सीमांत उत्पादन जहां माइनस में जाएगा, वहीं पर कुल उत्पादन हमारा कम होना शुरू हो जाता है। इस स्थिति को ध्यान में रखना है आपको जब ग्राफ बनाते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन लागत। उत्पादन लागत कई सारे होते हैं। अल्पकालीन उत्पादन लागत है, दीर्घकालीन उत्पादन लागत है। अल्पकाल में उत्पादन लागत के 3 स्थितियां होती हैं, कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। कुल लागत के 2 भाग होते हैं, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत। तो एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुल स्थिर लागत की। कुल स्थिर लागत मतलब उत्पादन के स्थिर साधनों पर किया जाने वाला व्यय, जो कि उत्पादन के बढ़ने या घटने से उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जब उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, उस स्थिति में जो कुल स्थिर लागत वक्र है वो बिल्कुल सीधा होगा, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगा, कोई भी परिवर्तन उसमें नजर नहीं आएगा। लेकिन जो कुल परिवर्ती लागत है यानी कि TVC वक्र, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्ट उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। उत्पादन की मात्रा के बढ़ने से लागत भी बढ़ेगी, और उत्पादन की मात्रा के कम होने से यह लागत भी कम होगी। ऐसे में उत्पादन की मात्रा के बढ़ने से हमारा जो परिवर्तनशील लागत भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, ये है हमारा लागत, ये है उत्पादन। लागत उत्पादन दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों कैसे होते हैं? साथ साथ चले जाते हैं। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ हमारा कुल लागत, परिवर्तनशील लागत में भी वृद्धि होती है। जबकि जो कुल लागत है, कुल लागत का मतलब TC इक्वल टू होता है कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, दोनों का योग। कुल स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए स्थिर होता है बिल्कुल सीधी लाइन में। जबकि कुल परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा में 0 से लेकर स्टार्ट होती है, जैसे बढ़ती चली उत्पादन इसमें भी बढ़ती चली जाती है। अब इन दोनों का टोटल होता है कुल लागत, तो TVC और TC को ऐड करेंगे, जैसे TVC परिवर्तन होता है वैसे ही हमारा कुल लागत में भी परिवर्तन होता
चला जाता है, क्योंकि इन दोनों का योग होता है। ठीक है, इसके बाद बनता है औसत लागत। औसत लागत का मतलब होता है कुल लागत को जब उत्पादन की इकाइयों से भाग कर देंगे तो जाते औसत लागत बनता है। तो ये कुल लागत पर निर्भर करता है। तो ऐसे में क्योंकि कुल लागत पर निर्भर करेगा कुल उत्पादन पर, तो ऐसे में हमारा जो कुल औसत लागत वक्र है एक टाइम कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और यू आकृति का बन जाता है। कैसे? पहले लागत में कमी होगी, फिर उत्पादन के साथ साथ लागत में वृद्धि होती भी चली जाती है। औसत लागत होने के बाद औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत का मतलब होता है AFC इक्वल टू कुल स्थिर लागत भागा उत्पादन की मात्रा। कुल स्थिर लागत में क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होता उत्पादन की मात्रा का, ऐसे में जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती चली जाती है उसी को कुल स्थिर लागत को भाग कर देंगे तो हमेशा औसत स्थिर लागत जो है ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, लेकिन कभी भी वो एक्स एक्सिस को नहीं छुएगा, क्योंकि हमारा ये कभी जीरो नहीं हो सकता। TFC जीरो नहीं होता है। ऐसे में एक तरह ऐसे होता है कि ये लागत ऐसे बनती है, ये बिल्कुल पॉइंट को छूता हुआ नजर है लेकिन छुएगा नहीं कभी। ठीक है, नेक्स्ट है कुल परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत यानी कि AVC इक्वल टू होता है TVC कुल परिवर्तनशील लागत भागा Q। ठीक है, कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करेंगे, हमें मिलेगा औसत परिवर्तनशील लागत। उत्पादन की मात्रा पर इस पर असर पड़ता है। यहां पर भी जो हमारा औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है यू आकृति का बनेगा, पहले ये कम होगा फिर ये बढ़ता हुआ चला जाता है ऊपर की ओर। तो ये हमेशा इसी तरह से बनाएगा आपके, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ग्राफ बनाना नहीं आता, तो आपको खाली मीनिंग पूछा जाएगा, मीनिंग के साथ आपको ऐसा ही ग्राफ बनाना है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सीमांत लागत। सीमांत लागत हमेशा परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करता है, क्योंकि ये उत्पादनशील लागत उत्पादन की मात्रा पर निर्भर, उत्पादन पहले बढ़ती है फिर कम होती हैं, तो उत्पादन के बढ़ने के साथ लागतों में कमी होती है, उत्पादन के घटने के साथ लागतों में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट MC पहले कम होगा फिर हमारा बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये नीचे फिर ऊपर की ओर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर ना लागत वाले सारे वक्त। इसके बाद आता है आगम, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? बिक्री की राशि, यानी कि किसी वस्तु को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं हम आगम या कुल आगम। जितनी भी इकाइयां हैं सबको बेचा, बेचने से जो पैसा आया वो कुल आगम है, और बिक्री की मात्रा बढ़ती चली जाती है तो कुल आगम में वृद्धि होती चली जाती है। एक टाइम के बाद ये नीचे गिरेगा, इससे कुल आगम वक्र भी नॉर्मली कुल उत्पादन या कुल उपयोगिता होता है, पहले ये बढ़ेगा फिर एक स्थिति में कम होना है फिर आगे गिरना शुरू हो जाता है। इस तरह से बनेगा कुल आगम वक्र। कुल आगम वक्र के बाद बनता है औसत आगम वक्र। औसत आगम वक्र मतलब TR बटे बिक्री की इकाइयां, ये होता है। औसत आगम वक्र को प्रति इकाई कीमत भी बोलते हैं, यानी कि वस्तु की कीमत और औसत आगम दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, बिक्री की मात्रा के साथ साथ हमारा औसत आगम में कमी होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में तो औसत आगम बनता है बिल्कुल सीधा इस तरह से AR, और पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम और सीमांत आगम दोनों ही समान होते हैं एक जैसे, क्योंकि इसमें कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के अलावा कोई दूसरा बाजार होता है तो औसत आगम वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, क्योंकि वस्तु की कीमत हमेशा ज़्यादा नहीं हो सकती नीचे। ये है औसत आगम वक्र, और उसी आधार पर हमारा सीमांत आगम वक्र भी बनता हुआ चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो बताइएगा जरूर मुझे। पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र मैंने अभी बताया था, पूर्ण प्रतियोगिता में जो आगम वक्र है चाहे औसत आगम और सीमांत आगम वक्र हमेशा सीधा बनता है, और जो कुल आगम है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है, ये नीचे नहीं गिरता है। जबकि अगर कोई दूसरा बाजार हो तो उस स्थिति में जो औसत आगम वक्र है ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होगा, और सीमांत आगम भी ऊपर से नीचे की ओर गिरता होगा। ऐसे में अगर पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म के संतुलन की बात करते हैं, एक उत्पादक का संतुलन कम होता है। एक उत्पादक हमेशा उस स्थिति पर संतुलन की प्राप्ति करता है जहां पर उसको अधिकतम क्या होता है, अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कुल आगम में से कुल लागत को घटा दिया जाता है। इस रीति के अंतर्गत जिस बिंदु पर कुल आगम और कुल लागत में अधिकतम अंतर होगा तो उसको अधिकतम लाभ की बिंदु कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में ये
कुल आगम वक्र हमेशा स्ट्रेट होता है, नीचे से ऊपर की ओर चलता चला जाता है, लेकिन लागत वक्र ऐसा नहीं होता, लागत कभी बढ़ता है कभी कम होता है। ऐसे में जब दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस नजर आएगा, अंतर होगा, ये बिंदु, इस बिंदु पर अधिकतम लाभ होगा जिसको उत्पादक के संतुलन। तो यहां पर ध्यान में रखिएगा, थोड़ा उसको मैं इजी में बना के दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ बना लीजिए, ये ग्राफ है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये 0। यहाँ पर हम दिखाएंगे कुल आगम को एंड कुल लागत को। यहाँ पर हम दिखाएंगे उत्पादन की मात्रा को। उत्पादन की मात्रा के साथ साथ जो कुल आगम है TR वो एक समान रहता है, लेकिन लागत पहले कमी होती है फिर बढ़ती चली जाती है, लाइक दिस। ये हो गया हमारा कुल लागत। तो इन दोनों के बीच में जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये वाला पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट, ये K और M, ये वाला पॉइंट अधिकतम लाभ वाला होगा। तो ये KM ही पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म के संतुलन को दर्शाता है। तो इस तरह से ग्राफ बनाना है, इतना टिपिकल ना बना के आप ऐसा सिंपल ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। सीमांत आगम सीमांत लागत रीति के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता में एक ऐसी स्थिति जहां पर सीमांत आगम और सीमांत लागत आपस में बराबर होता है, पहला कंडीशन। दूसरा, सीमांत आगम वक्र, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को कैसे, कहां से, नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। इसका मतलब होता है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमतें एक समान रहती हैं, तो औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं, लेकिन जो लागत वक्र है पहले कम होता है फिर बढ़ता हुआ नजर आता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ाया। तो दो बिंदु है जहां पर ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, बिंदु K और बिंदु E। बिंदु K पर लागत ज़्यादा है, आगम कम है, लेकिन बिंदु M पर यहाँ पर इस बिंदु के बाद लागत बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर बिंदु, क्योंकि इस बिंदु का उत्पादन करना संभव नहीं है, तो बिंदु A ही उपभोक्ता के लिए संतुलन का बिंदु होगा। इसी बिंदु पर उत्पादन करना जारी रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ति। वस्तु की पूर्ति में और वस्तु की कीमत में एक धनात्मक संबंध होता है, क्योंकि एक उपभोक्ता हमेशा, एक विक्रेता हमेशा अधिक मात्रा में अधिक पूर्ति करना चाहता है, अधिक बेचना चाहता है। ऐसे में क्योंकि वस्तु की कीमत में और वस्तु की पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध होता है, इसी धनात्मक संबंध के कारण वस्तु की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं, तो पूर्ति की मात्राएं बढ़ती चली जाती है। दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है, और पॉजिटिव रिलेशन में ये जो वक्र होता है नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नजर आता है। ये बताता है कि वस्तु की कीमत यहाँ पर है तो पूर्ति की मात्रा यहाँ पर है। वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई तो पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। ये हो गया आपका पूर्ति वक्र, ठीक है। पूर्ति में परिवर्तन के साथ साथ पूर्ति वक्र में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है और ग्राफ है, वो है संतुलन कीमत का निर्धारण। प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि वस्तु की कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों आपस में बराबर है। एक ऐसा बिंदु, एक ऐसी कीमत जिस कीमत पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में एक समान हो जाए, उसी कीमत को संतुलन कीमत कहते हैं। जैसे वस्तु की कीमत में कमी होती चली जाएगी तो वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि होती चली जाती है, लेकिन कम कीमत पर विक्रेता हमेशा कम बेचेगा। लेकिन एक ऐसी मात्रा जहां पर एक निश्चित कीमत पर दोनों ही बराबर हो जाते हैं, तो इस कीमत को बोलते हैं संतुलन कीमत। और इसको दर्शाने के लिए यह है वस्तु की मांग वक्र DD और यह है पूर्ति वक्र यानी कि SS। इस तरह से बनाएंगे, दोनों ही एक बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, बिंदु E बोलते हैं। इसी E पर आगे बढ़ाएंगे, यह है संतुलन कीमत और इसी बिंदु पर यह है संतुलन मात्रा। तो P हो गया संतुलन कीमत, क्यों है संतुलन मात्रा, E को बोलते हैं संतुलन बिंदु और इस पूरी स्थिति को बोलते हैं बाजार संतुलन। और पूरे बाजार को इसी कीमत पर वस्तु का विक्रय करना होता है। तो आपको यहाँ पर ये वाला ग्राफ बनाना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको सारे ग्राफ समझ में आ गए हैं तो जरूर बताइएगा, नहीं भी आए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया और कौन सी ग्राफ में किस प्रकार की समस्या आई है। तो जरूर बताइएगा, तभी तो आपको डाउट क्लियर होगा। अब हम बनाएंगे इसका नेक्स्ट वीडियो समष्टि अर्थशास्त्र का, तो इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।